नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर 24 नवंबर यानी आज इन दोनों के बीच बातचीत हुई है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का संघ है। इससे पहले भी साल 2006 और 2008 में भारत और जीसीसी के बीच 2 दौर की बातचीत हुई थी। जीसीसी में भारत का निर्यात 2021-22 में 58.26% बढ़कर लगभग 44 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2020-21 में 27.8 बिलियन डॉलर था। अगर आंकड़ों की माने तो भारत के कुल निर्यात में इन 6 देशों की जो हिस्सेदारी है वो 2020-21 के 9.51% से बढ़कर 2021-22 में 10.4% हो गई है। इसी तरह 2020-21 में 59.6 बिलियन डॉलर की तुलना में आयात 85.8% बढ़कर 110.73 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं भारत के कुल आयात में जीसीसी सदस्यों की हिस्सेदारी 2020-21 में 15.5% से बढ़कर अब 2021-22 में 18% हो गई। भारत इस साल मई में पहले ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता लागू कर चुका है। व्यापार के अलावा हम देखें तो खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है। भारत के लगभग 32 मिलियन एनआरआई में से लगभग आधे खाड़ी देशों में काम करते हैं। मुद्दा आपका में आज हम समझेंगे आखिर क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत के लिए क्यों अहम है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ मुक्त व्यापार समझौता, क्या है इसके मायने और खाड़ी देशों के साथ समय के साथ संबंधों का कैसा रहा है दौर। इसी पर आज मुद्दा आपका में करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं अनिल त्रिगुनाय जी, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। अनिल त्रिगुनाय जी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका संसद टीवी में। प्रोफेसर मनोज पंत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पंत। इसके अलावा मेरे साथ सुभाष चंद्रा जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सौरभ चंद्रा जी। पहले मैं थोड़ा सा अनिल त्रिगुनाय जी आपसे मैं समझूंगी, अगर हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और ख़ासकर जब हम खाड़ी सहयोग परिषद की बात करते हैं, इस काउंसिल की बात करते हैं, क्या है ये काउंसिल और इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मायने क्या हैं? देखिए, जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जिसको जीसीसी कहते हैं, इसमें ये जो इस वक्त पूरे खाड़ी के देशों के जो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमीज हैं, ये उनका एक संगठन है जो उनकी सारी जो इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल जो अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करता है। तो एक तरह से जो जीसीसी रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर वो एक पोजीशन लेते हैं और साथ साथ चलते हैं। लेकिन पिछले, जैसे आपने देखा कि कुछ सालों से हम लगभग 15-16 साल से इस कोशिश में थे कि उनके साथ में हम कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें ताकि हमें मार्केट एक्सेस डायरेक्ट मिल जाए और हर एक कंट्री के थ्रू ना जाना पड़े। तो ये बात अगर आप देखेंगे, आपने खुद ही बताया कि 2006 और 2008 में 2 डिस्कशंस हो चुके हैं और 2004 में हमने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ था। लेकिन उस सब के बावजूद, चाहे हमारा एफटीए रहा हो या ना रहा हो, खाड़ी के देश जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी हमारी फर्टिलाइजर सिक्योरिटी और हमारे डायस्पोरा वेलफेयर, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। इसके अलावा जैसा आप जानती हैं कि यूएई अमीरात, जिसके साथ अभी हमने एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया और साइन किया, वो हमारा इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है और कई बार सेकंड नंबर पे भी चला जाता था। तो और वहां पर हमारी हजारों कंपनियां हैं, लार्जेस्ट डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं उसमें। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वहां से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कोशिश ये है, मैं समझता हूँ कि जब से हमारा ये सेपा जो उनके साथ यूएई के साथ साइन हुआ है, उसके बाद से यही इसके ऊपर आगे बढ़ने की बात हुई है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, हम कहें कि 2006-08 के बाद कुछ आगे बढ़ा नहीं, तो उसमें आप देखें कि भारत भी अपने जो जितने भी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, उस सबको एक तरह से रिव्यू कर रहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो खास बात होती है कि किस तरह हम मार्केट एक्सेस करें वहां पर, चाहे उनकी ट्रांजिट फैसिलिटीज हैं उसको आप फायदा उठा सकें,
तो इस बार ये कंप्रहेंसिव टाइप का एक एग्रीमेंट साइन होगा, जिसके अंदर के गुड सर्विसेज तो होंगे ही होंगे, साथ साथ में एक सर्विसेज के बारे में भी जो है बात होगी, जो हमारे एक बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, इस तरह टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो चंद्रा साहब ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। उस सब के बारे में भी मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा डिस्कशन होगा। लेबर मोबिलिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें हमारी प्रॉब्लम आती है। आप जानती हैं कि इकामा वगैरह जिसको वर्क परमिट कहते हैं, वो जब वहां इशू होता है तो वो एक कंट्री के लिए होता है, और उसको भी बड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम्म। तो अगर हम इस जीसीसी में कुछ इस तरह का कर पाए इस एफटीए के दौरान, कि एक जगह का जो एग्रीमेंट है वो आपको कहीं पे भी जीसीसी में जाके काम करने को अलाउ कर सके, तो मैं समझता हूँ ये एक मोबिलिटी डायमेंशन के लिए, हमारे खास तौर से स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए काफी अच्छी बात होगी। बिल्कुल। क्या और सुधार हो सकते हैं, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगी। सौरभ चंद्रा जी, जब हम आपसी रिश्तों की बात करते हैं और आवश्यकता यानी ज़रूरत की बात करते हैं, तो दो चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में काफ़ी घुली मिली होती हैं। ज़रूरत बनी रहती है तो रिश्ते के लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो भी जारी रहते हैं। थोड़ा सा आप समझाइए, जब हम गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब 1981 में ये स्थापित हुआ था तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, एक पॉलिटिकल और एक तरह से मैं कहूँ आर्थिक। जब हम आर्थिक पहलू की एक तरह से बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जैसा अभी हमने बताया कि यूएई के साथ जो हमारा वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक पैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया, उससे उम्मीद थी कि कमर्शियल एग्रीमेंट एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा और यूएई के साथ 2026 तक जो इंडिया यूएई ट्रेड होगा वो अब $100 बिलियन का हो जाएगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं 110.7 बिलियन डॉलर इंपोर्ट है हमारा यूसीसी के साथ, साथ ही $43.9 बिलियन एक्सपोर्ट है, यानी ट्रेड डेफिसिट में अभी भी हम हैं। जब हम मुक्त व्यापार समझौते की बात करते हैं तो ट्रेड को लेकर क्या ये ट्रेड डेफिसिट की जो सिचुएशन है उसमें भी सुधार की तरफ हम आगे बढ़ता दिखते हैं, और किस तरह के जो बाकी चैलेंजेस ट्रेड को लेकर आते रहे हैं, आर्थिक पहलुओं पर आते रहे हैं, उसमें सहायता कर सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? जो भी समझौते होते हैं उसमें हर देश को अपने हितों को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए पुराने जो एफटीएस थे, सीपास थे, उनकी समीक्षा की जा रही थी। तो सबसे पहले तो हमें अपने हितों की इसमें रक्षा करनी है, और हित जो है ये आर्थिक समझौता केवल एक पहलू है, इसके राजनीतिक डायमेंशंस भी हैं, सुरक्षा से संबंधित भी है। ये एक स्ट्रेटेजिक एक सामरिक महत्व का समझौते की नींव इस पे रखी जाती है। इस समझौते को कई खंडों में देखना पड़ेगा। सबसे पहले, जैसे आपने कहा, व्यापार। हम लोगों का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, और ट्रेड डेफिसिट का मुख्य कारण यह है कि हाइड्रोकार्बन्स का आयात काफी हद तक होता है। अगर आप खाड़ी के सारे देश देखें, जिसमें इराक भी शामिल कर लें और यूएई भी शामिल कर लें, तो 2/3 क्रूड ऑयल इन देशों से आता है। अब इनके आयात की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है। हम इस समझौते से क्या फेवरेबल टर्म्स अपने लिए ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज निवेश होती है। इन देशों के पास बहुत बड़े बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, उनका निवेश भारत में बहुत कम है। हमारा निवेश इन देशों में बहुत अधिक है। ये भी एक डिस्टॉर्शन है जिसको सही किया जाना जरूरी है। हमें अपने देश को उनके सॉवरेन वेल्थ फंड्स के लिए कैसे आकर्षक बनाया जाए, ये बहुत जरूरी है। हाइड्रोकार्बन्स में उन देशों में जो अपस्ट्रीम के एसेट्स हैं, जो डाउनस्ट्रीम के हैं, उसमें भी निवेश का हम लोगों को अवसर मिलना चाहिए। कतर की जो नॉर्थ पार्स की फील्ड है, वहां पर क्या वो हमें कुछ इक्विटी देंगे, ये सवाल उठते हैं। जो वहां से रेमिटेंसेस आती हैं, विश्व भर से जो आती हैं, उसका लगभग 50% वहां से आती है।
इसी से हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो बढ़ रही है, जो इनविजिबल्स हैं उनको ब्रिज करने का बहुत बड़ा योगदान है इनका। फिर हमें निर्यात पे देखना है, और निर्यात प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ही बढ़ेंगे। जो उन देशों के प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स में हैं उसमें भारत का अंशदान बहुत कम है। एक समय में काफी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट इंडिया किया करता था, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बन रहा है। जितना पैसा ये क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से आया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा रहा है, उसमें हमें कैसे अंश मिले वो जरूरी है। ठीक है। अगर टूरिज्म देखें, बहुत जी, टूरिज्म वहां जाता है जी, वहां से कितने आते हैं इसको हमें बढ़ाना है। मेडिकल टूरिज्म बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने उठाए हैं सौरभ चंद्रा जी। प्रोफेसर मनोज पंत, जब मैं प्योरली ट्रेड की बात करूं, व्यापार की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि मुक्त व्यापार समझौता किस तरह से मददगार और कितना मददगार साबित हो सकता है? और हम ये भी जानते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर भी काफ़ी सुधार करे हैं इस दिशा में, और बाकी जो हम हैं वो भी एक तरह से हम कहें कि पूरे इकोसिस्टम को और स्मूथ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो कैसे आप देखते हैं मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड को लेकर बड़ा सुधार साबित हो सकता है, मैं कहूँ टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और इनमें कभी खाली इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमेशा जो साइन होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव कभी कभी प्योरली इकोनॉमिक होता है, कभी कभी प्योरली पॉलिटिकल भी होता है, और कभी कभी मिक्स होता है। अब आप देखिए कि ये जो गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के साथ जो हमारा समझौता होने का जा रहा है, उसमें एक चीज ऑब्वियस क्या है, ये तो होना ही था। अभी आपने यूएई के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कायम किया है, वो साइन भी है, डिलीवर्ड भी है, उसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। अब यूएई इज पार्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, और सऊदी अरेबिया ने 2011-12 में कहा था कि वो खुद ही जीसीसी को एक इकोनॉमिक यूनियन बनाएगा। तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था कि अगर आपने यूएई के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो यूएई आपको गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल की इकोनॉमी से कोई बेटर टर्म नहीं दे सकते। ये तो वसूल होता है हर एक आरटीए का। इसलिए इट वाज नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द यूएई टू द गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। इसके बाद सारी यूएई जो है, यूएई प्लस द रिमेनिंग 6 मेंबर्स गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के साथ आपका एक समझौता होगा। अब इसके जो टर्म्स होंगे वो बाय एंड लार्ज होंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो टर्म्स हमने यूएई के साथ किए हैं, उससे लेस एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते, उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल ऑल्सो नहीं हो सकते, क्योंकि देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी जो हमारा यूएई के साथ एग्रीमेंट है और जो यूएई और गल्फ के बीच में एग्रीमेंट है। तो एक तरह दिस वाज अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग टू द होल ऑफ मिडिल ईस्ट, जो हमारा अभी तक खाली एग्रीमेंट था यूएई के साथ। तो एक तरह से, एक तौर से ये देखिए, इट इज मेयरली एक्सटेंशन ऑफ यूएई टू द रेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। बट एज आई सेड, ये खाली इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं होता है। ट्रेड इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट। यस, आपको पता ही है कि यूएई हमारा पिछले 2-3 साल में 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है यूएसए और चाइना के बाद, बल्कि आई थिंक चाइना से अब आगे निकल गया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड पार्टनर। तो अगर आप ट्रेड के बेस पे देखेंगे, प्योरली इकोनॉमिक्स के बेस पे देखेंगे, तो आपको किससे ट्रेड एग्रीमेंट करनी चाहिए? उन्हीं कंट्री से जिससे आप ट्रेड करते हैं। जिससे आप व्यापार करते नहीं तो उनसे, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट से कोई फायदा तो है नहीं, तो कॉमन सेंस है। तो इस पे प्योर इकोनॉमिक सेंस से भी यूएई के साथ अग्रीमेंट बननी थी, और उसको नेचुरल एक्सटेंशन था टू जीसीसी टू इंक्लूड द होल ऑफ मिडिल ईस्ट। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, टुडे, नॉट जस्ट टुडे, 1900 मैं कहूँगा 1994-95 ऑनवर्ड्स जितने भी आरटीएस हैं उनमें सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव हमेशा रहा है।
एंड ठीक है। इसमें सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ये है कि जब से मिडिल ईस्ट में काफी शांति आ गई है, आप जानते हैं आज के दिन तो कुवैत और इजराइल में भी अग्रीमेंट्स होती हैं, जो भी अनथिंकेबल था। ठीक है। कुवैत इज टॉकिंग टू इजराइल, सऊदी अरेबिया इज टॉकिंग टू इजराइल, ये तो अनहर्ड ऑफ था। तो जब आपकी पीसफुल सिचुएशन एक्सपेक्टेड है टू कंटिन्यू बारिंग ईरान विच इज जी डिफरेंट जी। इन द मिडल ईस्ट, तो एक कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था कि आप उनके साथ ट्रेड अग्रीमेंट भी करिए। तो ठीक। एक तो दिस इज नेचुरल, दो चीजें बोल रहा हूं मैं। एक, दिस इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियाज ट्रेड अग्रीमेंट विद यूएई। जब ठीक है। आपने यूएई के साथ कंक्लूड कर लिया तो जी नेचुरली आप बाकी गल्फ कंट्री के साथ करेंगे, क्योंकि वो भी दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। एक तो ये। ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी इशू। नाउ थर्ड इशू, सिक्योरिटी आज के दिन में एक्सटेंड्स बियॉन्ड वन रीजन टू ग्लोबल सिक्योरिटी। नाउ इस समय इंडिया ने एक तय लिया है कि हमारा अभी इंटरेस्ट, आप देखेंगे, आप खाली इसको अलग से मत देखिए, आप एक सीरीज ऑफ अग्रीमेंट देखिए। इंडो आसियान, ठीक अब है। इंडो आसियान अग्रीमेंट में ट्रेड का मसला बिल्कुल बहुत कम प्रोफेसर था। पंत, आपने बहुत अहम उसमें पॉइंट उठाया है कि ट्रेड को हम अलग करके नहीं देख सकते। कभी हम नहीं, कभी नहीं। आर्थिक पहलू को और व्यापार को अलग करके नहीं देख सकते, उससे तमाम और पहलू जो जुड़े हुए हैं। अनिल जी हमें बेहतर इसमें समझाएंगे कि स्ट्रैटेजिक तौर पर अगर हम देखें, जियोपॉलिटिकली इसको अगर हम समझें तो इसके और क्या मायने हो जाते हैं। अनिल जी, हम जानते हैं कि हमारे तमाम पड़ोसी देशों के साथ जो खाड़ी देशों के रिश्ते रहे थे वो उतने अच्छे अब नहीं रहे, जबकि भारत के जो रिश्ते हैं वो खाड़ी देशों के साथ, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या सामरिक दृष्टि से हो, वो काफी अच्छे होते जा रहे हैं। तो इसके और क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ऐसा है कि जो मिडल ईस्ट कहें या गल्फ कंट्रीज कहें, जीसीसी, एक तो हमारे बहुत पास है। दूसरी चीज ये है कि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे एकदम नजदीकी नेबरहुड वाली पॉलिसी है उससे भी ज्यादा अहमियत रखते हैं सारे मुल्क। इसलिए वहां पर जो शांति है, वहां पर जो किसी तरह की प्रोग्रेस होती है, उसमें हमारा सीधा एक या कंट्रीब्यूशन होता है या हमें उससे लाभ होता है। क्योंकि हमारी खुद की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी हो, फूड सिक्योरिटी हो, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी हो, ये सारी चीजें, और हमारे डायस्पोरा की, वो सारी काफी हद तक वहां पर शांति बनी रहे उससे डिपेंडेंट होती है। इसलिए पिछले कुछ सालों में देखिए, पहले हमारी रिलेशनशिप काफी कुछ एक ट्रांजैक्शनल टाइप की रिलेशनशिप थी, लेकिन पिछले लगभग 2008-10 से हमारे जो रिश्ते इन सारे गल्फ कंट्रीज के साथ में हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में चले गए, जिसके अंदर सिक्योरिटी है, कॉम्प्रहेंसिव सारा पूरा एरिया उसके अंदर आता है। और अभी आप यूएई जो है वो हमारा पार्टनर, एक I2U2, एक नई जो इसको वेस्ट एशिया क्वाड भी बोला जाता है, उसके अंदर भी यूएई एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है हमारा। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर, दूसरी चीज ये है कि वो मुल्क जो है, मुझे अच्छी तरह याद है कि हर बार जब हम जाते थे वहां पर डिस्कशन करने के लिए तो एग्रीमेंट होता था, लेकिन या तो हमारे पॉलिसी इंपरेटिव्स ठीक नहीं थे, या फ्रेमवर्क ठीक नहीं थे, या जो चीज में वो इन्वेस्ट करना चाहते थे वो इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं थे। हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमारा रिश्ते बढ़ाए जा सके और डीपन किए जा सके, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे लिए। और इसीलिए हमारे जो एनर्जी के बारे में हो वो हमेशा आगे आते हैं। दूसरी चीज, आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया, जब उनके मोहम्मद बिन सलमान आए थे यहाँ पर, क्राउन प्रिंस, आज प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने यहाँ पे $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी। यूएई के साथ में पहली बार हमें एक उनका जो एक कंसेशन था, वहां पर इंडियन कंपनीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, ये पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी चीज ये है कि जैसे काफी हमारे इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स हैं वो वहाँ चले जाते हैं, या जो टेररिज्म के सिलसिले में उनकी जरूरत पड़ती है तो वो वहां पे ठहरे होते हैं। अभी हम ये देखा है हमने कि जब से हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई है इन मुल्कों से, तो वो उनको तुरंत वापस भेज देते हैं। इन सब चीजों से काफी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जगा है। दूसरी चीज, पहले वो हर चीज हमारी रिलेशनशिप उनके साथ पाकिस्तान सेंट्रिक हुआ करती थी कि उनके रिश्ते पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं तो शायद हमसे नहीं हो पाएंगे। बट वो बात आज काफी हद तक खत्म हो गई है, क्योंकि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या यूएई है, वो भारत की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इस बात को, सब दुनिया इस बात को मानती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे लिए जो है मिडिल ईस्ट कहिए और गल्फ इन पर्टिकुलर कहिए, एक सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रीजन है।
और उसमें उसकी जो स्थिरता है वहाँ पे, चाहे ट्रेडिंग लेन हो, मैरीटाइम हो, या किसी भी डायमेंशन में हम देखें, तो उनके साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो आगे और बढ़ते चले जाएंगे। ऑफ कोर्स ठीक है। वहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन हमें मिलेगा जरूर चाइना के साथ, लेकिन वो तो देखने की बात है। उसके लिए हमें अपनी जो अट्रैक्टिवनेस है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। सौरभ चंद्र जी, अ, दो चीज़ें हैं। अगर हम इन गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो इन देशों को भी पता है कि आज से 100 साल बाद ये अपने देशों को सिर्फ मैं कहूँ तेल आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं रख सकते। ये देश भी चाहते हैं कि वो खुद को डाइवर्सिफाई करें। ऐसे में भारत इन देशों के लिए किस तरह से अहम हो जाता है? और जब हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो ट्रेड रूट भी अपने आप में अहम है। हमारे मार्केट को ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचें बाहर, और अफ्रीका तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक तरह से मैं कहूं कि ये गल्फ कंट्रीज एक हब साबित हो सकती है। यूएई अरब लीग का पार्ट है, वेस्टर्न ईस्टर्न नॉर्थर्न अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं जो अरब लीग का पार्ट हैं। तो ऐसे में ट्रेड रूट को लेकर और अपने आप को एक तरह से डाइवर्सिफाई करने को लेकर जब हम इकोनॉमिक पहलुओं पर बात करते हैं तो भारत के लिए ये गल्फ कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज के लिए भारत किस तरह से अहम हो जाता है? विविधीकरण का सबसे बेहतर उदाहरण दुबई है। दुबई पहले तेल के निर्यात पे उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर थी। आज बहुत हद तक वो सर्विसेज क्षेत्र पे चली गई है। सर्विसेज क्षेत्र हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जब इनका विविधीकरण हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, तो हमारे देश से सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का बहुत अहम रोल रहना चाहिए और उनका योगदान होना चाहिए। इन देशों में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सऊदी अरेबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इस देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, उसका हमें लाभ लेना चाहिए। हमें इसके लिए जरूरी है कि हम कंपेटिटिव बने, और उस कंपेटिटिवनेस के लिए भारत में कई कदम उठाए गए हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वहां बहुत जरूरी होंगे। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हम लोग क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे? इसमें जो भी समस्याएं हैं उनको हमें अपने देश में दूर करना पड़ेगा। चाइना से हमें वहां पे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। जब चाइना से कंपेटिटिव होना है तो हमारे जो जितने भी निर्यात भारत के हैं उनको ये देखना होगा कि एफिशिएंसी कैसे आए, जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़े, ताकि हम चाइना के विरुद्ध खड़े हो सके। बिल्कुल। इसके अलावा अनिल जी, क्या आपको भी कुछ ऐसे पहलू लगते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र लगते हैं जहां अभी भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है या ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो एक चैलेंज की तरह भी हैं और उनमें कहीं ना कहीं सुधार जल्द से जल्द किए जाने चाहिए इन देशों के देखिए, साथ? ऐसा है कि जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट्स की, तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वहीं जाता है जहां पर पॉलिसी फ्रेमवर्क ठीक होता है, अट्रैक्टिव होता है, जहां उनका फायदा होता हो। और ये गल्फ कंट्रीज कहें या जो भी बाहर के, स्पेशली मिडल ईस्ट से जो मुल्क आते हैं, वो उनको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेट ऑफ रिटर्न जरूर चाहते हैं कि एक मिनिमम रिटर्न हो। क्योंकि जो सॉवरेन वेल्थ फंड उनका है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसको वो इन्वेस्ट करने के लिए वो रिस्क नहीं लेते हैं उसके ऊपर। तो चाहे वो इसीलिए, लेकिन और उनको ये दिख रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए अगर मान लीजिए आज हम 63वें या 60वें 62वें नंबर पर हैं डूइंग बिजनेस इन इंडिया इंडेक्स, डीबीआई इंडेक्स में, तो आप समझ लीजिए कि अभी 50-60 लोग आपसे आगे हैं उसमें। उस चीज को हमें अपनी जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा रेड टेप को और कम करना पड़ेगा। तो ये सब बड़ी चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज हमारे अंदर है, हमारे पास है, उनको पूरी तरह से बाहर में फ्लैग आउट करना पड़ेगा। अभी जैसे आपने देखा एक्सपो 2020 जो दुबई में हुआ था, तो वहां पे भारत ने अपना जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और बताया। और उसी के चलते इवन पेंडेमिक के टाइम पे भी हमने देखा है कि चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, उनके इन्वेस्टमेंट भारत में काफी बढ़े हैं।
तो ये बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, जैसा चंद्रा साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है। कंपटीशन जब भी हो सकता है, आप भेज सकते हो कोई चीजें बाहर उस मुल्क में, तभी भेज सकते हैं जब आपकी या तो उसके ऊपर में अपनी अकेले की पकड़ हो, या वो दूसरे से ज्यादा बेटर कॉम्पिटिटिव हो, बेटर क्वालिटी हो, आपकी डिलीवरी मैकेनिज्म्स बेटर हो, पोस्ट सप्लाई जो है आपकी सर्विसेज ज्यादा बेटर हो। तो ये सब चीजें देखिए, ये तो डे टू डे कंपटीशन है, डे टू डे इम्प्रूवमेंट है, और इसको इंडस्ट्री कर सकती है। जहां तक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखना है कि अगर कोई कमियां हैं हमारी तो उनको पूरा है, क्योंकि भारत इस वक्त एक ग्लोबल और वैल्यू सप्लाई चेन्स का एक हिस्सा बनना चाहता है, जिसमें अभी तक हम एब्सेंट थे, नहीं थे। तो अब ये जब से पेंडेमिक हुआ या चाइना का एपिसोड हुआ, उसके बाद ये पता लग गया कि भारत ने आगे बढ़ना है, तो हमें उस ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है, चाहे वो रीजनल हो, सब रीजनल हो, या ग्लोबल हो। तो इसीलिए पॉलिसीज भी उसी तरह की होनी चाहिए, और जो हमारे बिजनेस लीडर्स हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप भी उसी टाइप की होनी चाहिए। अनिल त्रिगुनाई जी आपका, सौरभ चंद्रा जी आपका, और प्रोफेसर मनोज पंत हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र यानी जीसीसी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जीसीसी क्षेत्र में गहन परिवर्तन आया है, लगातार हमने देखा है, और अब ये विश्व की कुछ सबसे तेज गति में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इसका भारत के लिए ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जैसा हमने चर्चा में समझा। ऐसे में जाहिर तौर पर जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में काफी अहम साबित होगा। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है।